जय हिंद बच्चों। आज से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे फिजिक्स की और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट बात नहीं करेंगे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ लेते हैं, क्या विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, ओके, विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश ना किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या बोलिए फिर से, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब चलो आगे समझ लेते हैं। यानी कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ की क्वालिटी है और देखो इसको आवेश को Q से दिखाया जाता है और किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस कितनी होती है, यानी होती है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा अगर Q हो तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस यानी बन जाएगा। ठीक है, जो यानी क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होता है और E क्या होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मान होता है 1.6 गुण घाते माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए आगे आवेश की बात करते हैं। आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, परिमाण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में आगे बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। अभी देखो मैं आगे वहां लिखा हूं कूलाम ना, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक मात्रा को समझ लीजिए, आई अपान कितना, आई बराबर कितना होता है, क्यू अपान टी। तो अगर मात्रक यहां से क्यू का निकालेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा। तो कूलाम लिखे चाहे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखे ना। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो सकता है, कूलाम बोले या एम्पियर इंटू सेकेंड बोले। ठीक है ना। अब अगला बात कर लेते हैं आवेश की क्या, बीमा। तो आवेश की बीमा आपको निकालनी है। देखो आवेश की बीमा निकालने के लिए आपको यहाँ क्यों रखना पड़ेगा, इसमें गुणा कराना पड़ेगा। तो कितनी आ जाएगी, 80। ये आवेश के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी है ना। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करिए कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं ना। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q हो तो सूत्र बन जाए Q बराबर प्लस माइनस यानी। N क्या होते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। E क्या होता है, उस पर उपस्थित, A क्या होता है, मूल आवेश जिसका मान 1.6 गुणा घाते माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, चलो आगे समझ लेते हैं आवेश के बारे में। ये बात क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। विद्युत आवेश के गुण की बात करते हैं। विद्युत आवेश का गुण, देखिए विद्युत आवेश में गुण में याद रखिए, कुछ ज्यादा पॉइंट हम नहीं लिखने वाले हैं, बस सिंपल सिंपल पॉइंट लिखने वाले हैं, समझिए। जैसे नंबर 1, विद्युत आवेश का पहला गुण में नंबर 1 हमें समझना है, आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत, देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि जितना आवेश पहले रहा होगा उतना आवेश बाद में भी रहेगा। जैसे होता नहीं, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, वैसे होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो बात समझ में आई ना, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं सभी परिभाषाओं को ऐसे फ्लैश करा दूंगा, मतलब यहाँ दिखेगा थोड़ा सा आपको लिखा लिखा। ठीक है ना। दूसरा है आवेश संरक्षण के बाद लिख लेते हैं, आवेश योगात्मक होता है ना, उसे बोलते हैं आवेश योज्यता। आवेश योज्यता का नियम ना, कि आवेश योज्यता प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं। तो आवेश योज्यता प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि आवेश को हम कभी भी ऐड करेंगे ना, हमेशा उसके साइन के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश का बीजगणितीय योग निकाला जाता है ना, उसे ही आवेश का योज्यता कहता है। यानी कि आवेश योगात्मक प्रतिलोम का होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहें चाहे इसे हम कह सकते हैं परमाणुकता। क्या कह सकते हैं, परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण बोले या परमाणुकता बोले ना, देखो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, किसी पर मतलब किसी पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो एक मूल संख्या का पूर्ण गुणज होता है। वो मूल संख्या को हम बोलते हैं मूल आवेश।
ना, यानी किसी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश की मात्रा एक मूल संख्या का पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं या परमाणुकता कहते हैं। जैसे यही तो सूत्र बना था, यानी क्यू बना था प्लस माइनस यानी, और देखो यही n को समझना है, n बराबर कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 ऐसे हो सकता है ना। इसका मतलब ये जैसे देखो नहीं होगा 1e 2e 3e 4e 5e, एक पूर्ण नंबर का मल्टीपल में चल रहा है e ना। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा 1/2 1/3e 1/4, ऐसा नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या का मल्टीपल में रहेगा, वही अपने क्या होगा, क्वांटिकरण या परमाणुकता होगी। ठीक है, तो चलो देखो e का मान आप जानते ही हैं। देखो इसका अपवाद है जिसका नाम क्या है, क्वार्क। क्वार्क क्वांटिकरण का क्या है, अपवाद है, क्योंकि क्वार्क में ना जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन अपवाद होता है। अगर कोई बोले क्वांटिकरण की खोज कितने की थी, तो वो मिलिकन कर रहे थे तेल की बूंद पर, और इसका अपवाद गैलमान दिए थे ना। ठीक है, जो क्वार्क के बारे में बताए थे कि ये इसका इसमें से आवेश का जो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो हम पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो विद्युत आवेश क्लियर, फिर से एक बार रिवीजन करिए। इसके बाद विद्युत आवेश का गुण ना, गुण में आपको क्वांटिकरण जरूर से याद रखना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए देखिए अपनी अगली हेडिंग क्या है, वो है अपना क्या, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ना, कूलाम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लो ना कि ये तो सब चाहे कोई ना कोई जो नहीं तो पूछ सकता है भाई साहब कि कूलाम का नियम सुनाइए। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है पहले समझिए। देखिए जैसे आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश एक ठो ऋण आवेश ना। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखो ना कि जब हम दो आवेशों को एक दूसरे के समीप रखते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, उसे ही हम कूलाम बल कहते हैं। फिर से बताइए, जब हम दो आवेशों को एक दूसरे के समीप रखते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। अब कूलाम बल को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मान लेते हैं दो आवेश, एक आवेश क्या है Q1 है और एक आवेश क्या है Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर ये रखा हुआ है, तो इनके बीच क्या पता वो आकर्षण बल लग रहा हो, क्या पता वो प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। तो सपोज दैट मान लेते हैं एक बल इसके ऊपर लग रहा होगा, इसके ऊपर इधर बल लग रहा होगा, ये जो बल मैं बनाया हूं वो प्रतिकर्षण वाला बल दिख रहा है। ठीक है, उस बल का मान डिफाइन कौन किए थे, कूलाम। तो कैसे किए थे समझ लेते हैं। तो F बराबर जो होता है वो क्या होता है Q1 इंटू Q2, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r²। तो बल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, कूलाम का नियम है यही ना। ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, कूलाम का नियम। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है ना, ठीक है, आप इसको एक दो बार रटिए तो पक्का क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर मिलाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान में r²। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक का गुणा कर देते हैं, यहाँ F बराबर कितना आ जाएगा, K गुणा Q1 इंटू Q2 अपान में r² ना। ये जो K क्या है, कूलाम नियतांक है, K क्या है, कूलाम नियतांक है। तो F बराबर K गुणे Q1 इंटू Q2 अपान में r²। और K का मान कैसे कैसे होता है ध्यान से देख लो। तो K का मान K बराबर होता है 1/4πf/0, और अगला मान होता है 9 × 10⁹। इसका मात्रक अगर आपको K का निकालना होगा इसको उधर भेज सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक नियतांक है जिसका मान आपको याद रखना है। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ K का मान इसको रख दें तो यह बराबर नया सूत्र बन जाएगा, यह बराबर इसके जगह हम इसको रखेंगे तो 1/4πf/0 Q1 इंटू Q2 अपान में r²। यही बन जाएगा कूलाम बल। इसके जगह हम 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं ना। अब इसमें एक यहाँ टर्म आया है जो ε0 दिख रहा है या ε0 दिख रहा है ना, उसी माध्यम में निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ε0 को माध्यम में निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान पेपर में पूछा जाता है, तो इसका मान ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका जस्ट उल्टा होगा तो C मात्रक C²
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति में ना, ठीक है। उसकी बीमा भी निकाल लेना, बीमा यहाँ से निकाल लेना, सी स्क्वायर मैंने कूलाम है तो यहाँ ए स्क्वायर और टी स्क्वायर कर लेना, यहाँ बटे में करा देना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में, बीमा निकाल सकते हो ना। चलो चलते हैं आगे। तो इतना पूरा रहा अपना क्या, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम से संबंधित सवाल भी पेपर में आते हैं कि भैया आपको आवेश दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा, बल निकालने के लिए कहेगा, कभी बल दिया रहेगा भैया तो आवेश दिया रहेगा, दूरी निकालने कहेगा। तो अलग अलग टर्म में अलग अलग सवाल आ सकते हैं ना। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। चलो देखो अपनी अगली हेडिंग क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी कि कूलाम के नियम वेक्टर फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं ना। तो कूलाम का नियम क्या है बताइए, है तो आ रहा है ना, तो कमेंट में लिखकर बताइए, चाहे छोटा से लिखकर बताइए। चलो देखो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझते हैं ना। तो पहले एक बात समझिए कि आपको वेक्टर आना चाहिए थोड़ा बहुत ना, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। देखो माना दो बिंदुवत आवेश जिनके मान मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः R1 और R2 हैं, R1 और R2 है। तो हम क्या बोले हैं, माला मूल बिंदु O के सापेक्ष दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 हैं, ठीक है ना। R1 और R2 है, दोनों सेम प्रकृति के हैं। तो ये वाला देखो दोनों सेम प्रकृति के हैं, ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा इधर की ओर और ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा इधर की ओर ना, ठीक है, दोनों बल लगाएंगे। जैसे बात समझिए कि यानी कि इसके ऊपर बल लगेगा ना, तो दूसरे पर बल लगाएगा कौन, पहला वाला। दूसरे पर बल लगाएगा कौन, पहला वाला। तो इधर बल लगाएगा और इसके ऊपर बल लगेगा F12 यानी कि पहले बल लगाएगा कौन, दूसरा वाला। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं बल का मान। तो यहां आप लिख सकते हैं कि क्या, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया बल। देखो आवेश Q1 पर Q2 द्वारा, तो इसको बोलेंगे F12, तो जो पीछे रहेगा वही बल लगाता है ना। तो हम बोले आवेश Q1 पर किसके द्वारा, Q2 द्वारा लगाया गया बल। तो F12 बराबर कितना होगा, देखो इसके ऊपर हम वेक्टर लगाए हैं, तो यानी वेक्टर माने सदिश, और सदिश यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो इसका परिमाण कितना आएगा, 1/4 पाई F sin नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। देखिए दूरी दोनों आवेशों को लेने के लिए, तो इनकी बीच में दूरी सिर्फ हम बोल देते हैं R है ना, कोई डाउट ना हो, सिर्फ हम R मान लेते हैं ना। क्या है बोलो, तो यहां पर कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन बतानी है, तो थोड़ा ध्यान से देखो कि हम बोले Q1 पर Q2 द्वारा, तो बताओ इसके ऊपर Q2 बल लगा रहा है, किधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है। Q2 बल लगा रहा है, इधर लगा रहा है ना। अगर Q2 बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप। ध्यान से देखना, जैसे यहाँ 1-2 रहेगा तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, R21, क्योंकि देखो 2 वाला पहले के ऊपर बल लगा रहा है, तो 2 वाला पहले के ऊपर बल ऐसे ही लगा रहा है ना, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। इसको ऐसे रहने दो। अब इसी प्रकार हम नीचे लिख सकते हैं क्या, आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया बल, यहां भी लिख लो लगाया गया बल, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे F21 के ऊपर वेक्टर लगाए हैं, तो इसका परिमाण लिखेंगे 1/4 पाई F sin नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। और दूरी तो उतनी होगी ना दोनों में, इसलिए हम R मान लिए, कोई डाउट ही ना आए। देखिए अब यानी कि इस पे बोला Q2 पर Q1 द्वारा ना, तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अब ध्यान से देखो ये जो आवेश Q1 है इसके ऊपर बल किधर लगा रहा है, उधर की डायरेक्शन में, उधर की डायरेक्शन लगा रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन क्या बोलेंगे, बोलो R12 का कैप डायरेक्शन बोलेंगे। तो ध्यान से देखो ये डायरेक्शन वाली गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी ना, ठीक है। तो हम भैया यहाँ परिमाण लिख लिए हैं दिशा, इसमें परिमाण लिख लिए हैं दिशा। अब एक बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, ये जो R12 है, जो ये R21 है ना, दोनों का जो मान होगा देखो इतना ही होगा, यानी कि इसका परिमाण समान होगा, दिशाएं अलग हैं। तो अगर हम बोलना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो कभी वेक्टर रहा करे, कभी कोई वेक्टर रहा करे। जैसे ये वेक्टर है, मान लेते हैं ऐसे है ना, इसका मान वेक्टर ए है, और एक वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, इसका मान वेक्टर बी है।
अगर इन दोनों का मान अगर समान आ रहा है बस दिशा अलग है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब अगर दो वेक्टर आप इधर उधर करके लिख रहे हैं, अगर उनका मान क्या आ रहा हो समान आ रहा हो, बस दिशाएं अलग है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। जबकि देखिए यहाँ पर ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो R21 का कैप है और जो R12 का कैप है वो किसमें समान है, परिमाण समान है, बस उनकी दिशा क्या है, अलग है बस। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दिशा अलग है तो माइनस लगा देता हूँ ना, ठीक है। अब देखो जहां R21 का कैप लिखा है वहां पर माइनस R12 लिख सकते हो, या तो ये वाला माइनस यहां लगा सकते हो, लिख सकते हो आप ना। तो देखो मैं इसी को चेंज कर दूं क्या, अब ऊपर वाला तो ऐसा रहने देता हूं, मैं नीचे वाला चेंज करता हूं। तो नीचे वाला में क्या लिखा है, F12 वेक्टर F12 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों का गुणनफल अपान दूरी का स्क्वायर। तो मैं जहां यहां पर जो R12 लिखा है मैं R12 को प्लेस करके R21 लिख लेता हूं, और ये वाला माइनस को हम इधर भेज देते हैं ना, ठीक है। देखो तो यहां पर हम लिख लेंगे माइनस का कितना बोलो, R21 का कैप। अब ये माइनस इधर शिफ्ट करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, F12 बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा R21 का कैप, ठीक है ना। R21 क्या बन जाएगा, कैप। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। चलो हम इधर लिखेंगे ना। अब ये पूरा देखो मान मैच कर रहा है, तो इसको हम लिखते हैं F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर ना। तो यही कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है, जो कि हो गया सॉल्व। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो कमेंट बताइए क्या नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना, ध्यान से इसको पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। चलिए देखिए अपनी हेडिंग क्या है अगली, कि अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का हम सिद्धांत समझते हैं ना। देखो अगर मान लेते हैं किसी निकाय में यानी किसी सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं, किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं क्या है, एक सिस्टम है, यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर मान लेते हैं Q3 है, यहाँ पर क्या है Q4 है ना। तो एक निकाय में और किसी ऐसे डॉट 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 Q1 आवेश हम मान सकते हैं। तो माना किसी निकाय में आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Q1 आवेश Qn आवेश हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः मान लेते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष R1 है, इसका कितना है R2 है, इसका कितना है R3 है और इसका R4 है। तो इनका हम पोजीशन वेक्टर सबका मान लिए हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एक आवेश Q1 पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण लगने वाला अगर हमें बल ज्ञात करना है तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे ना। यानी कि इसका मतलब हमें Q1 आवेश पर नेट बल निकालना होगा, नेट बल। तो हम क्या करेंगे, तो एक आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों का बीजगणितीय योग कर देंगे। तो आवेश किसके ऊपर लग रहा है, 1 पर, तो 2 के द्वारा लग रहा होगा। इसी 1 पर किसके द्वारा, 3 के द्वारा लग रहा होगा। 1 पर किसके द्वारा, 4 के द्वारा। 1 पर ऐसे लिख देते हैं डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, किसके ऊपर लग रहा है, 1 पर, n के द्वारा। तो यही हो जाएगा अपना अध्यारोपण सिद्धांत। यानी कि यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो उन सभी बलों के अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण सिद्धांत है। अगर सिद्धांत ना याद हो तो मैं यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए अपनी अगली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो हम समझ लिख लेते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब अगली हेडिंग क्या है अपनी, विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र कहने का मतलब किसी न किसी का सराउंड ना, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का होगा, जैसे होता नहीं कि आओ हमारे क्षेत्र में, तो वैसे होता नहीं कि विद्युत आवेश यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश इसके विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलो बात सही है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, इसको देख लेना। यानी कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य आवेश इसके विद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक। तो देखिए अपना अगला टॉपिक क्या है, विद्युत बल रेखाएं। जैसे होता नहीं विद्युत बल रेखाएं, अब ध्यान समझ लो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाओं का सुझाव फैराडे दिए थे ना। विद्युत बल रेखाओं का सुझाव कौन दिए थे, फैराडे ना। तो माइकल फैराडे ये कहे थे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है, ठीक है ना। एकांक धनावेश चलता है और जिसे वक्र पर एकांक धनावेश चल रहा है, अगर वक्र के किसी बिंदु पर आप टेंजेंट खींच देंगे वो क्या बताएगी,
उस समय विद्युत बल रेखा की दिशा बताएगी ना। ठीक है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं ये एक ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं, ये एक ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है ना। और विद्युत देखो कुछ क्वालिटी याद कर लो, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वहां अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत बल रेखाएं हम कभी बंद वक्र नहीं बनाती है, यानी कि मतलब ये धनावेश से चलती होंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती होंगी। ठीक है, और इसके बाद देखो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं तो एक समान कहने विद्युत क्षेत्र माने कि जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर रही होंगी और इनके परिमाण उनके बीच में जो अंतर रहा होगा वो क्या रहा होगा, समान रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे देखो ये धन आवेश क्यू है, तो जो इसको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इस पृष्ठ से अभिलंबवत कहाँ निकलेंगी, बाहर की ओर। इस पृष्ठ से अभिलंबवत कहाँ की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर। तो आपको हमेशा रटे रहना है कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, जबकि जस्ट इसका उल्टा अगर हम ऋणावेश की बात करते हैं तो ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत इसकी तरफ माने अंदर की ओर होती हैं। ठीक है ना, इसकी अंदर की ओर होती है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है ना, इसके बाद चलो अगला टॉपिक देखिए। अगली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे विद्युत बल रेखाएं थी ना, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश उसकी तरफ, ऋणावेश से उसकी तरफ होती है। अभिलंबवत की बाहर की ओर, अभिलंबवत अंदर की ओर होती है ना। वैसे भी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बात समझो। तो हमें पहचानना है कि किस जगह पर विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा है और किस जगह पर विद्युत क्षेत्र कितना कम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए देखो समझ लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दिखाते हैं और यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो फिलहाल इसके सूत्र की हम बात कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट ना। तो देखो परिभाषा में इसी से बन जाएगी ना। देखो ध्यान से, एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आई ना। यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। और यह एक सदिश राशि है तो इसका मात्रा क्या बता सकते हो आप। ऊपर बल है तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। नीचे क्या है, आवेश है तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। अब न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा तो एक बात आपको समझ लेनी है, इसकी बीमा। क्या समझ लेनी है, बीमा। तो लिख लेते हैं क्या, बीमा। इसका बीमा निकालने के लिए ऊपर बल है तो बल की बीमा ऊपर लिखनी पड़ेगी और बल की बीमा क्या होती है, mlt पावर -2। नीचे क्या है बोलो, आवेश है तो आवेश बीमा क्या होती है, 80। अब हम सबको कुल मिला के लिखने वाले हैं कि बीमा कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान माने क्या लिखते हैं, m। देखो यल है और कहीं यल तो नहीं है, नहीं, तो लिख लेते हैं यल। अब देखो यहाँ पर क्या है, t है और ये भी t है। ये t ऊपर जाएगा, ये t की पावर -2 था, यहाँ नीचे था, ऊपर गया माइनस का, t के पावर माइनस कितना हो जाएगा 3, और a कहाँ ऊपर जाएगा, माइनस कितना हो गया, की पावर -1। ये क्या आ जाएगी अपनी बीमा, किसकी, विद्युत क्षेत्र की बीमा। बस आगे चलें, ठीक है। चलिए देखिए अपनी अगली हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी ना। तो हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात को समझो, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम मान लेते हैं, कुछ ध्यान से समझिए, मान लेते हैं माना एक बिंदुवत आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है। तो मान लेते हैं एक बिंदुवत आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है। अब आवेश ये मान लेते हैं और ये प्लस Q है, परीक्षण आवेश ना, वो परीक्षण आवेश नहीं, ये प्लस Q आवेश है। तो इस आवेश से भैया इतना दूरी पर, इतना दूरी पर, इतना दूरी पर, इतना दूरी पर, यानी कि कहीं न कहीं इस आवेश का कोई न कोई क्षेत्र रहा होगा। तो वहां पर कितना तीव्र क्षेत्र है हमें वही ज्ञात करना है। तो माना एक बिंदुवत आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है, इससे एक R दूरी पर हम P की कल्पना कर लेते हैं। तो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं कि वहां पर कितना तीव्र आएगा ना। तो फिर से बोलो, हम क्या मान लिए हैं, माना एक बिंदुवत आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। अब उस दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा वहां इसके कारण कितना बल लग रहा है। तो देखो आपको बल निकालने के लिए, तो यहाँ पर आवेश Q है, वहां भी एक आवेश को मानना पड़ेगा तभी बल निकाल पाओगे ना। दो आवेशों के बीच बल लगेगा ना, कूलाम बल लगेगा वो। तो हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं Q0 रखा हुआ है ना, ठीक है। तो भैया इन दोनों के बीच हम लगने वाला पहले बल निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं क्या, आवेश, डायरेक्ट लिख लेते हैं, आवेशों के
बीच बल, बल वो भी कौन सा बल, कूलाम बल। तो कूलाम बल नहीं लिखे, बस आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो वो बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल। एक आवेश क्यू है, अगला क्या है क्यू नॉट, इनके बीच में दूरी कितनी है r का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, बोलो सही है ना। तो सही है ना। अब आगे चलते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लगा देते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर F अपान कितना होगा, क्यू नॉट। अब F का मान जो आप समीकरण निकाले, समीकरण बनाए हैं, वही F का मान इसमें रख दीजिए, बस रख देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। चलो रखते हैं। तो यहाँ E बराबर, तो बताइए इस F का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर। अब पूरे के बटे में कितना है, बोलो क्यू नॉट। देखिए बटे में है तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट दें तो सिर्फ यहाँ बचे क्या, बोलो E बराबर क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। यही आ जाएगा अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, उसको थोड़ा सूत्र ध्यान से देखो। E बराबर कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। आपको इसको रटे रहना है ना, ठीक है, ध्यान से अब समझो। यानी कि इसका मतलब जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर। और भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो इसका ग्राफ भी आपको याद रख लेना है। अगर देखो यहाँ मान लेते हैं दूरी है, यहाँ पर क्या है, तीव्रता। तो दूरी बढ़ेगी, तीव्रता घटेगी, तो इनका ग्राफ एक कर्व आता है ना, हमेशा स्क्वायर का ग्राफ कर्व आएगा। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ना। तो आपको याद रखना कि अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, अगर दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है ना। आगे चलते, चलिए देखिए अगली हेडिंग क्या है अपना, विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा हमें दो बातें समझनी है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना। देखो विद्युत द्विध्रुव बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि एक कोई ऐसी चीज है ना, एक कोई सिस्टम है जिसके एक तरफ -q आवेश है और एक तरफ प्लस वही प्रकृति का आवेश है, बस प्लस में है ना, ठीक है। तो हमें क्या समझनी है, विद्युत द्विध्रुव। देखो ना, देखो ध्यान से, यदि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो यही निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। यही निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। और इनकी भी जो अल्प दूरी होती है उसे 2l बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 2l। तो हम क्या बोले हैं, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर होते हैं तो यही निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद हमसे पूछता है, जैसे देखो अगर हम एग्जांपल बोल दें, HBr एक विद्युत द्विध्रुव बना लेगा क्योंकि H+ और Br- टूटता है। ऐसे HCl भी डायपोल बना सकता है, इसका मतलब H+ में Cl- में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो डायपोल बना लेंगे ना, ठीक है। और अगला देखो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इससे ही बनता है। कैसे होता है वो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, P। तो P बराबर क्या होता है, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और इनके बीच में जो दूरी है 2l, उनका गुणनफल करा दीजिए। जो भी आंसर आएगा उसे बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे ना। यानी कि इसका मतलब Q इंटू क्या कर दें, 2l। परिमाण कहने का मतलब आप भैया साइन को निगलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, इसका मतलब वो प्लस ही आएगा हमेशा। तो यानी P बराबर कितना बन जाएगा अपना, 2QL। तो मैंने क्या बोला कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर दो विजातीय प्रकृति के आवेश रहते हैं तो किसी एक आवेश का परिमाण लीजिए और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक हम क्या बोल सकते हैं, ये आवेश है और क्या है, लंबाई है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे काफी अच्छे टॉपिक आपको करना पड़ेंगे ना। विद्युत द्विध्रुव को अच्छी स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी ना। तो चलो हम आगे वाला टॉपिक समझते हैं।